आप सभी को नमस्कार। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 का जो 27 जनवरी 2019 की सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उस पेपर में आए हुए सभी मैथ के प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर एक। प्रश्न नंबर एक है, 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम पता करेंगे 6 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 6 का भाग देंगे हम 1000 में। 1000 में देंगे तो 6 एकम 6, 4 बचेगा। आप है जीरो का उतारा ले लोगे, 6 छिक्के 36, 6 छिक्के 36 आप घटाओगे तो ये 4 बचेगा और जीरो का उतारा ले लेंगे, 6 छिक्के 36। शेषफल कितना आया? 4। तो हम क्या करते हैं कि शेषफल और भाजक में है डिफरेंस देखते हैं। 6 और 4 में अंतर कितना है? 2। तो आप है 1000 में 2 जोड़ दोगे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 6 से विभाजित है वो कितनी निकल के आ गई? 1002। इसी प्रकार है 11 से विभाजित 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालेंगे। 11 से विभाजित 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालेंगे तो हम किस में भाग देंगे? 10,000। 11 आपका है 9 99, कितना हो जाएगा? 99 होगा। कितना बचेगा? 1। जीरो का उतारा लेंगे, भाग जाएगा नहीं तो यहां जीरो लगाएंगे, फिर जीरो उतार लेंगे और ये 9 बार 11 का भाग चला जाएगा 99 और आप घटाओगे 1। यहां पर भी यही करना है कि भाजक और जो है रिमाइंडर यानी डिवीजर और रिमाइंडर में डिफरेंस देखेंगे। कितने का डिफरेंस है? 10 का। 10,000 में 10 जोड़ देंगे तो ये जो संख्या नई निकल के आएगी वो निकल के आएगी 10,010। कितना निकल के आ जाएगी? 10,010। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 11 से है विभाजित है। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 6 से विभाजित है, अंकों को जोड़ना, 1 और 2 3, अंकों का योग इसका है 3 है और इसके अंकों का योग कितना होगा? 2। और उसने पूछा है दोनों का गुणनफल, तो 3 और 2 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 6 निकल के आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 1 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 6। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सबसे बड़ी 5 अंकों वाली संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के बीच का अंतर बताना है। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या होगी 99,999 और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या होगी 1000। आप घटा दोगे तो जो उत्तर आ जाएगा वो 98,999 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 98,999। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर है 3। प्रश्न नंबर 3 है, किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती। कुल कितनी नोटबुक बांटी गई? उसने ये कहा है कि जो एक कक्षा में बच्चों में नोटबुक की बांटी गई है वो समान रूप से बांटी गई है। उसने कहा कि जो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग जो प्रत्येक बच्चे को नोटबुक मिली है, अगर मैंने पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग बच्चों की संख्या x मान ली तो उसने कहा है नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 है। x का 1/8 निकालोगे तो x/8 आ जाएगा। ये बच्चों की संख्या है, ये प्रत्येक बच्चे को प्राप्त नोटबुक है। अगर आप गुणा कर दोगे तो कुल नोटबुक की संख्या कितनी आ जाएगी? x² / 8। अब उसने दूसरी कंडीशन ये कही है कि यदि बच्चों की संख्या आधी होती, x का आधा कितना होगा? x/2। तो प्रत्येक बच्चे को अब नोटबुक कितनी मिलती? 16। तो बच्चों की संख्या और प्रत्येक बच्चे को प्राप्त नोटबुक का गुणा कर देंगे, 2 से भाग देना, 16 में 8। तो अब भी तो कुल नोटबुक की संख्या आ जाएगी। ये भी कुल नोटबुक की संख्या है, ये भी कुल नोटबुक की संख्या है। आप क्या है बराबर लिख सकते हो इन्हें। x² / 8 बराबर 8x। x से x कैंसिल हो जाएगा, x का मान निकल के आ जाएगा 8×8 = 64। ये बच्चों की संख्या आ गई। बच्चों की संख्या कितनी है? 64। लेकिन हमें कुल नोटबुक बतानी है और कुल नोटबुक कितनी है? 8 है x। तो x की वैल्यू इसमें रख दो या इसमें रख दो, कुल नोटबुक की संख्या निकल के आ जाएगी। हम इसमें रख रहे हैं 8 × 64 और 8 और 64 का गुणा होगा 512। तो कुल नोटबुक की जो संख्या होगी वो होगी 512 होगी। प्रश्न नंबर 3 का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 512। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 4।
प्रश्न नंबर 4 है, एक्स इमारत के बीच 11वीं मंजिल पर लिफ्ट में है और 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर जाता है। उसी समय एक्स उसी इमारत की 51वीं मंजिल पर लिफ्ट में है और 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे उतरता है। यदि वे इन गतियों से यात्रा करना जारी रखते हैं तो किस मंजिल पर उनकी लिफ्ट एक दूसरे को पार करेंगे। एक्स की जो चाल है वो क्या है, 57 मंजिल प्रति मिनट, और बाई की जो चाल है वो है 63 मंजिल प्रति मिनट। और एक्स है 11वीं मंजिल में और बाई है 51वीं मंजिल में। दोनों क्या है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो पहले हम उनके बीच की दूरी निकालेंगे। उनके बीच की जो दूरी होगी, बीच की दूरी कितने मंजिल है, बीच की दूरी हम निकालेंगे तो आप क्या करोगे, 51 से 11 घटा दोगे, कितना आ जाएगा, 40 मंजिल। उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 40 मंजिल। अब दोनों व्यक्ति हैं एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो जब दो व्यक्ति या वस्तु एक दूसरे की तरफ आते हैं तो बीच की दूरी औसत चाल से तय करते हैं, मतलब उनकी चाल जुड़ जाएगी। तो पहले हमें निकालना है टाइम, कि इस 40 मंजिल को ये दोनों मिलके कितने समय में कवर कर लेंगे। एक्स की चाल है 57 मंजिल प्रति मिनट और बाई की चाल क्या है, 63। 57 और आप है 63 जोड़ोगे, 57 और 63 तो जोड़ोगे, दोनों का योग कितना आ जाएगा, 120 मंजिल प्रति मिनट। ये उनकी क्या है, औसत चाल आ जाएगी। और दूरी कितनी है, 40 मंजिल, तो 40 में 120 का भाग दे देंगे, आप डिवाइड कर दोगे 40 से 120, तो कितना टाइम आ जाएगा, 1/3 मिनट। 1/3 मिनट समय आएगा। अब हम क्या करेंगे कि x द्वारा तय दूरी निकालेंगे, मतलब x कितनी मंजिल चल लेगा इतनी समय में, x नीचे से जा रहा है, तो x की चाल कितनी है, 57, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो x जो तय कर लेगा वो तय कर लेगा, 3 से 57 को डिवाइड करोगे 19 मंजिल तय कर लेगा। और 11वीं मंजिल पर था तो वो कितनी मंजिल पर पहुंच जाएगा, 19 + 11 = 30। इसका मतलब है कि वो 30वीं मंजिल पर दोनों मिल जाएंगे। तो प्रश्न नंबर है 4 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 30वीं मंजिल पर मिल जाए। समझ आया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, एक्स के पास बैंक खाते में 100.82 रुपए का शेष है, 74.35 रुपए जमा करने और 50.17 रुपए निकालने के बाद वह अपने बैंक बैलेंस के साथ 5 रुपए के कितने चॉकलेट खरीद सकता है। तो एक्स के पास है जो बैंक बैलेंस है अभी कितना है, 100.82 रुपए, ये शेष। अब उसने कहा कि इसमें कितने रुपए जमा उसने कर दिए, उसने जो रुपए और जमा किए हैं वो 74.35, तो 74.35 रुपए उसने जमा और कर दिए। तो अब उसके पास है टोटल कितने रुपए हो गए, 7, 3 और 8 11, हासिल 1, और ये 4 और 1 5, 7 और ये 1, कितने रुपए हो गए। फिर उसने कितने निकाल लिए इससे, 50.17, तो उसने 50.17 रुपए हैं बैंक से निकाल लिए। तो अब उसके पास कितने रहेंगे, 0 0, 7 से 7 0 0 और 5 2 1। इसका मतलब ये है कि अब उसके बैंक खाते में 125 रुपए हैं, और 125 रुपए से यदि वो 5 रुपए वाली चॉकलेट खरीदेगा तो 5 का भाग 125 में देना, तो कितने बार चला जाएगा, 25 बार। तो 5 रुपए वाली है वो कितनी चॉकलेट खरीद सकता है, 25 चॉकलेट खरीद सकता है। तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 25। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 ही बचता है, संख्या बतानी है। तो ये एलसीएम का प्रश्न है, लासा का प्रश्न है। तो पहले इन संख्याओं का हम क्या लेंगे, लासा, छोटी संख्याएं हैं। तो पहले आप क्या करते हैं, लासा निकालते हैं, तो ये देखते हैं किसी छोटी संख्या से बड़ी संख्या विभाजित है उसे हटा देंगे। जैसे 12 का भाग
24 में चला जाएगा, हटा दो। अब 20 और 24 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 120। सिंपल सी संख्या है, आप निकाल लोगे। 20 और 24 का एलसीएम कितना होगा, 120। और समान शेषफल वाले प्रश्न में हम क्या करते हैं कि लासा निकालने के बाद शेषफल को जोड़ देते हैं। तो 120 में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 128। 128 वह सबसे छोटी संख्या है। अगर तीनों संख्याओं का इसमें भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 8। कितना शेष बचेगा, 8 शेष बचेगा। एक सिंपल सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 128। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, यदि 2x + 3 अनुपात 5x + 4 कॉमा 3:4 का तिगुना अनुपात है, 3 गुना अनुपात है, तो x का वर्ग क्या होगा, x का वर्ग क्या होगा। तो पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूं तिगुना अनुपात होता क्या है। जैसे आपके पास है 3:2, यदि मैं आपसे ये कहूं इसका तिगुना अनुपात ज्ञात करो, इसे इंग्लिश में ट्रिप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। तो तिगुना अनुपात का मतलब है इसका क्यू कर दो, 3 का क्यू 27 होगा, 2 का क्यू 8 होगा। तो 3:2 का तिगुना अनुपात 27:8 होगा। और यही आपको प्रश्न में दिया है। उसने ये कहा है कि 2x, उसने ये कहा है कि 2x + 3 अनुपात 5x + 4, ये जो रेशियो है वो रेशियो है, इसका तिगुना रेशियो है। इसका है 3:4 का, 3:4 का ये जो रेशियो है वो तिगुना रेशियो है। और 3:4 का अगर आप तिगुना रेशियो निकालोगे, 3 का क्यू क्या होगा, 27, और 4 का क्यू क्या होगा, 64। तो 3:4 का तिगुना रेशियो कितना आया, ट्रिप्लीकेट रेशियो 27:64। अब ये रेशियो क्या है, आपस में बराबर। और दो रेशियो जब आपस में बराबर होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका गुणा इसमें कर देंगे। तो ये होगा 128x प्लस 100 आपका है 92, 64 का गुणा 2 में करेंगे 128, 3 में करेंगे 192, बराबर 27 का इसमें गुणा कर दो, 27 का इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100 है 35, 27 पंजे कितना हो जाएगा, 135x प्लस 27 चौके जो होगा वो होगा 108। अब आप है 128 को है इधर ले जाओगे, 135x से घटाओगे तो कितना बचेगा, 7x। 108 को इधर लेके आओगे, 192 से घटाओगे तो कितना बचेगा, 84। और 7 का भाग अगर 84 में दोगे तो कितने बार चला जाएगा, 12 बार। x का मान जो निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 12। और आपसे पूछा क्या है, x का वर्ग। आपसे पूछा है x का वर्ग, तो x का अगर मान 12 है और 12 का वर्ग करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 12 का वर्ग होता है 144। तो प्रश्न नंबर है 7 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 144। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, एक परीक्षा में एक छात्र के ने 85% अंक प्राप्त किए, ये औसत अंक है 85%। 4 विषयों के में उसके अंक क्रमशः, 4 विषयों में उसके अंक है जो क्रमशः हैं वो है 79, 81, 88 और 94। उसके 4 विषयों में ये अंक थे। प्रश्न में कहा गया है 5वें विषय में अर्जित अंक ज्ञात करें। देखो उसके औसत अंक हैं पांचों विषयों के वो 85% है, और 4 विषयों के ये आपको अंक दे दिए, तो इन सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो आप सभी को जोड़ोगे, ये 22 की 2 हासिल 2, तो ये 8 और 8 16, 16 और 7 23 और 25 25, और ये आप जोड़ दोगे 342। यानी 4 विषय के अंकों का योग कितना आया, 342। और अगर हम सभी पांचों विषय के अंकों का योग निकालेंगे तो हमें 85 औसत ही तो दे रखा है परसेंटेज में। और जब औसत दे रखा हो और संख्याओं की संख्या पता हो तो आप गुणा करके योग निकाल लोगे।
5 और 5 का गुणा 25 हासिल 2 40 और ये हो जाएगा 425 ही होगा यार। पांचों विषयों में उसके कुल कितने अंक हैं 425। तो 4 विषय के घटा दो, 5वें विषय के निकल के आ जाएंगे। तो आप घटाओगे तो ये 3 हासिल लोगे 12, कितना आ जाएगा 8। तो 5वें विषय के जो उसके नंबर हैं वो है 83, 83। प्रश्न नंबर 8 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 83। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% अंकित किया गया, ऊपर अंकित किया गया है। इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेचा गया और दूसरी को अंकित मूल्य पर 10% की हानि पर बेचा गया। कुल लाभ प्रतिशत बताना है। उसने ये कहा है कि एक व्यक्ति ने वस्तुओं की कीमत पर 25% अधिक अंकित किया। तो मैंने माना कि 100 रुपए की वस्तु थी और उसने 25% अधिक अंकित किया, 125 रुपए लेके। और दो वस्तुएं थी, एक पर तो उसने 20% का प्रॉफिट लिया है और दूसरी वस्तु पर उसे 10% का लॉस हुआ है। ओवरऑल आपको उसे कितने परसेंट का लाभ अर्जित हुआ है वो बताना है। तो जब एक वस्तु 100 रुपए की थी और 125 लिखा, अब 125 रुपए अंकित मूल्य पर उसने प्रॉफिट लिया है। पहली वस्तु भी 125 की है, दूसरी वस्तु भी 125 की है। पहली पर उसने है कितना प्रॉफिट लिया है, पहली पर हुआ है उसे है कुल मिला के है 20% का प्रॉफिट, सॉरी यहां लिख दे रहा हूं, 20% का प्रॉफिट हुआ और दूसरी पर हुआ उसे है 10% का लॉस। तो जब हम एक वस्तुओं की कीमत समान हो, यहां पर क्या है अंकित मूल्य समान ही तो है, तो वस्तुओं की कीमत समान हो और एक वस्तु पर लाभ हो दूसरी पर हानि हो या दोनों वस्तुओं पर लाभ हो सकता है, तो आप क्या करोगे परसेंटेज में ओवरऑल कितना लाभ हुआ वो हम देखेंगे। तो 20% का एक पर लाभ हुआ है, दूसरे पर 10% की हानि हुई है। अगर देखा जाए कुल मिला के 10% का क्या हुआ है लाभ, कुल मिला के देखा जाए तो कितने का है 10% का लाभ हुआ है। और 10% का लाभ किस पे हुआ है 125 पर, क्योंकि 125 दोनों की कीमत है। तो अगर हम एक ही वैल्यू यानी 125 का ही 20% निकालें और 125 का ही 10% निकालें और 20% जो आएगा लाभ उससे 10% हानि घटाएंगे, तो हमने डायरेक्ट ही परसेंटेज में निकाल लिया कि 125 का हमें कितने निकालना है 10%, 10% का लाभ हुआ है। 125 का 10% आप निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा 12.5 रुपए का है ओवरऑल, और देखा जाए तो उसे लाभ हो गया। अब हम क्या करेंगे कि सीपी देखेंगे। देखो अगर देखा जाए कुल मिला के है तो 100 रुपए की दो वस्तुएं थी, तो 200 रुपए की वस्तु को उसने कितने में बेचा है, कितने में बेचा है 125, 125 ये तो अंकित मूल्य हो गया, 125 और 125 कितना हुआ 250 और 1250 रुपए का लाभ, 12.5 रुपए का लाभ, तो 250 और 250 में 12.5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 262.5 रुपए। 200 रुपए की वस्तु को 262.5 रुपए में बेचा गया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 62.5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है। लाभ हानि हमेशा हम सीपी पर बताते हैं। 200 रुपए की कुल वस्तुएं थी और 62.5 का लाभ हुआ, ये साधारण भिन्न बन गया, परसेंटेज चेंज करेंगे 100 का गुणा कर देंगे, तो 2 का भाग दोगे तो ये 31 दशमलव आ जाएगा है 25%, उसे कुल मिला के 31.25% का लाभ हुआ। प्रश्न नंबर है 9 का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 31.25% का उसे ओवरऑल प्रॉफिट होगा। समझ आया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है 30% और 10% की दो अनुक्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु 945 रुपए में बेची गई, वस्तु की लागत मूल्य बताइए। तो छूट देने के बाद जो कीमत आती है वो आता है विक्रय मूल्य। पहली जो छूट है वो कितने की है 30% की है, तो 30% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 3/10 आएगा। और जब भी हम छूट परसेंट का फ्रैक्शन बनाते हैं तो हमें एमपी होता है, 10 रुपए की वस्तु को 3 रुपया कम में बेचा गया है, 10 रुपए की वस्तु को 7 में बेच दिया गया।
दूसरी छूट है वो 10% की है और इसका फ्रैक्शन बनाएंगे 1/10। दूसरी वस्तु को है 10 रुपए की थी, 1 रुपया है छूट से बेच दिया गया, तो 10 रुपए की वस्तु को 9 में बेच दिया गया। अगर हम ओवरऑल दोनों वस्तुएं कितने की थी, वो 100 रुपए की थी और बेची कितने में गई, गुणा कर लेंगे, सम्मिलित रेशियो निकाल लेंगे, 63 रुपए में बेची गई। और आपको दे क्या रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है 945 और अंकित मूल्य पूछा है। रेशियो में विक्रय मूल्य क्या है 63, 63 के बराबर आप कितना रखोगे 945 रुपए। आप 9 से डिवाइड कर दो, ये 7 बार डिवाइड हो जाएगा, 9 से करोगे 9 एकम 9, 0, 9 पंजे 45 और 7 का भाग दोगे 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 15 आ जाएगा। एक इकाई का मान 15 आ गया। वस्तु का अंकित मूल्य जो होगा 15 का गुणा 100 में कर देंगे 1500 रुपए। वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा वो 1500 रुपए होगा। अगर 30 और 10% की छूट देकर 945 रुपए में वस्तु बेची जाती है, इसका मतलब उस वस्तु की कीमत है, वो अंकित मूल्य है, एमआरपी है, वो 1500 रुपए। प्रश्न नंबर 10 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपया कम है, मूलधन ज्ञात करें। 10% की रेट है, जो रेट है वो कितना है 10% और समय है वो है 2 वर्ष। तो आप क्या करोगे कि 10% का फ्रैक्शन बना लो। 10% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये 1/10 हो जाएगा। प्रतिशत भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते हैं, 100 का भाग देते हैं। ये जो रेशियो मिला है हमें मूलधन और 1 वर्ष के ब्याज का मिला है। 10 रुपए पर 1 वर्ष में 1 रुपया ब्याज मिल जाता है। अब हम मूलधन मानेंगे और मूलधन मानेंगे इसका है, अगर 2 वर्ष है तो जो आपने फ्रैक्शन बनाई है उस हर का वर्ग कर लो आप, वो मूलधन मान लो। अगर 3 वर्ष है तो इसका क्यू कर लेंगे, तो 10 का जो वर्ग करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 100 और इस पर हमें 2 वर्ष का ब्याज निकालना है। पहले वर्ष भी रेट 1/10 है और दूसरे वर्ष भी रेट क्या है 1/10। 100 का 1/10 निकालेंगे 10 रुपए ब्याज पहले वर्ष भी मिलेगा और दूसरे वर्ष भी 10 रुपए। मूलधन पर तो ब्याज आपको चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ रहे हो या साधारण ब्याज मिलना ही मिलना है। ये क्या हो गया साधारण ब्याज। 100 रुपए पर है 10% निकालोगे 100 का 10 रुपए पहले वर्ष भी मिलेगा दूसरे वर्ष भी। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है, लेकिन पहले वर्ष के ब्याज पर ब्याज है दूसरे वर्ष मिलेगा और रेट क्या रहेगी वही 1/10। 10 का 1/10 निकालोगे कितना आ जाएगा 1 रुपया। ये ब्याज पर ब्याज होगा, लेकिन ये दूसरे वर्ष का ब्याज होगा और पहले वर्ष के ब्याज पर ब्याज मिला। अब देखो तो ओवरऑल है ये चक्रवृद्धि ब्याज है, 10 और 10 20 और 1 21 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज है और 10 और 10 ये बताना ये क्या है साधारण ब्याज। तो हम कह सकते हैं ऊपर वाला साधारण ब्याज है, ये एक्स्ट्रा है, ये तो यही तो डिफरेंस हो गया, ये डिफरेंस हो गया। और प्रश्न में भी तो डिफरेंस 1 रुपया दे रखा है। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का डिफरेंस कितना दे रखा है 1 रुपया, तो 1 रुपया दे रखा है और यहाँ मूलधन कितना है 100 रुपए। तो प्रश्न नंबर है 11 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 100 रुपए। वो मूलधन क्या है 100 रुपए है, 100 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस 1 रुपया आएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी यही है अंतर वाला, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में जो रेट दे रखी है उसमें भी रेट कितना है 10%। प्रश्न नंबर 12 है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 2000 रुपए के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। प्रश्न नंबर 12 में भी रेट क्या है 10% और 10% का साधारण ब्याज हम बनाएंगे तो 1/10 हो जाएगा, यानी 10 रुपए पर 1 साल में 1 रुपया ब्याज मिल जाता है और टाइम यहाँ है कितना है 3 वर्ष। तो आप क्या करोगे कि मूलधन मानोगे और मूलधन आप है मानोगे तो वो क्या होगा, अगर 3 वर्ष है तो इसका आप क्या करोगे 10 का हर का क्यूब और 2 वर्ष टाइम होता तो हर का आप क्या करते वर्ग। मैंने मूलधन 1000 रुपए मान लिया, अब इस पर मुझे ब्याज निकालना है 3 वर्ष का। दर वही रहना है 1/10 1/10 1/10। 1000 का 1/10 निकालोगे 100 रुपया पहले वर्ष भी ब्याज मिलेगा, दूसरे वर्ष भी 100 रुपया ब्याज मिलेगा और तीसरे वर्ष भी ब्याज 100 रुपये ब्याज मिलेगा। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है, लेकिन पहले वर्ष के ब्याज पर ब्याज मिलता है और वो दूसरे वर्ष का ब्याज होता है।
100 का 1/10 निकालना कितना आ जाएगा 10, और ये दूसरे वर्ष का ब्याज होगा। 2 वर्ष कंप्लीट हो गए। अब पहले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज तीसरे वर्ष मिलेगा, तो इधर 1/10 है, 100 का 1/10 निकालोगे 10, इस 100 का 1/10 निकालोगे 10, और इस ब्याज पर भी तो ब्याज मिलेगा, 10 का 1/10 निकालोगे 1। ये टोटल क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। और ऊपर वाला ये क्या है साधारण ब्याज। तो ये बताना यही तो चक्रवृद्धि ब्याज एक्स्ट्रा है और यही अंतर है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो आप ये बताना कि कितना हो रहा है। ये 10 और 10 20 30 और 1 31 इकाई है। आपको मूलधन कितना दे रखा है 2000 रुपए प्रश्न में, तो हम कह सकते हैं 1000 इकाई का वास्तविक मान कितना है 2000। एक इकाई का मान कितना आ जाएगा 2। तो CI और SI का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 31 इकाई है, और 2 का आप गुणा करोगे तो वो आ जाएगा 62 रुपए निकल के। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस होगा वो होगा 62 रुपए। प्रश्न नंबर 12 का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, 3 साझेदार X, Y और Z ने लाभ साझा किया। यदि कुल लाभ 3000 रुपए था, X का हिस्सा Z की तुलना में 400 रुपए कम और Y का हिस्सा Z की तुलना में 200 रुपए कम है, तो X अनुपात Y अनुपात Z का लाभ साझा करने का अनुपात ज्ञात करें। मैंने मान लिया कि X वो Z को जो लाभ मिला है वो A रुपए मिला है, स्मॉल a। तो X को कितना मिलेगा 400 रुपए कम, तो A माइनस 400 रुपए इसे मिलेंगे, A माइनस 400। अब उसने कहा कि जो बाई के रुपए हैं वो जेड की तुलना में कितने हैं 200 रुपए कम है, तो बाई के रुपए कितने हो जाएंगे ए माइनस है 200 रुपए हो जाएंगे, ये बाई के रुपए हो गए। और तीनों का कुल लाभ कितना है वो है 3000 रुपए। अगर हम जोड़े तो तीनों का जो कुल लाभ हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे ए और ए 3a और इसे जोड़ेंगे 400 और 200 माइनस के हैं माइनस 600, बराबर हम कितना लिख सकते हैं 3000 रुपए। 600 को उधर लेके जाओगे तो 3a बराबर हो जाएगा 3600। 3 से आप डिवाइड करोगे तो a का जो मान निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 1200। अब उसने आपसे ये जो पूछा है वो ये पूछा है कि तीनों के लाभ का अनुपात आपको बताना है। अब आप लाभ निकाल लो। 1200 अगर a का मान यहां रखोगे, 400 आप घटाओगे तो x का मान कितना आ जाएगा, x का लाभ 800 रुपए आ जाएगा। 1200 यहां रखोगे, 200 घटाओगे तो बाई का लाभ कितना आ जाएगा 1000 रुपए आ जाएगा। और 1200 यहां रखोगे तो जेड का लाभ कितना आ जाएगा 1200। 2 जीरो से आप कैंसिल कर दोगे। अब 2 से डिवाइड करोगे ये होगा 4, 2 से 10 को डिवाइड करोगे 5 और 12 को डिवाइड करोगे वो 6 आ जाएगा। तो x और y और z का जो लाभ का अनुपात होगा वो 4:5:6 होगा। प्रश्न नंबर 13 का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत आय 36 वर्ष है और बच्चों की औसत आय 10 वर्ष है तो परिवार की औसत आय ज्ञात करें। देखो माता पिता की औसत आय है 36 वर्ष, तो माता पिता की औसत आय 36 वर्ष है। अगर हम योग निकालेंगे तो 2 लोग हैं और संख्याओं की संख्या पता हो औसत पता हो तो गुणा कर देते हैं। इनकी उम्र का जो योग होगा वो होगा 72 वर्ष। अब उनके 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों की औसत उम्र 10 वर्ष है, तो 3 का गुणा 10 में कर देंगे तो इन तीनों की उम्रों का योग कितना आ जाएगा 30 वर्ष। अगर सभी परिवार में कुल कितने सदस्य हो गए 5, और पांचों सदस्यों की उम्र का अगर योग देखें तो वो कितना होगा 102 वर्ष। और आप औसत अगर निकालोगे तो औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। पांचों सदस्यों की उम्र का योग 102 वर्ष है, 5 का भाग दे देंगे तो 5 दूनी 10, 0 और 5 चौके 20, 20.4 वर्ष। परिवार के सभी सदस्यों की जो औसत आय होगी वो 20.4 वर्ष होगी। प्रश्न नंबर 14 का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। औसत का एक सरल प्रश्न था। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, 18 वस्तुएं 15 की औसत की कीमत पर बेची गई, तो उनका जो विक्रय मूल्य है वो 18 वस्तुएं हैं 15 की औसत कीमत से बेची गई हैं। तो एक वस्तु 15 रुपए की थी, टोटल वस्तुएं 18 की हैं, 18 वस्तुएं हैं तो आप गुणा करोगे 15 × 8 = 120।
हासिल 12 और ये आप जोड़ 15 एकम 15 और 12 जोड़ोगे, इसका मतलब ये है कि टोटल वस्तुओं को 270 रुपए में बेचा गया है। 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपए थी और 12 का सीपी उनमें से कितना था, 16 रुपए। तो 12 वस्तुओं की कीमत प्रति वस्तु 16 रुपए थी, तो आप इनका सीपी निकालोगे, 16 दूनी 32, 3 हासिल 16 एकम 16 और 192, यानी 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य आया, लागत कीमत आई 192 रुपए आई। शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें यदि इस लेन देन में कोई लाभ और हानि नहीं हुई। उसने कहा कि इस लेन देन में कोई लाभ और हानि नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि 270 रुपए में वस्तु बेची गई है, तो उनका क्रय मूल्य भी कितना होगा, 270 रुपए ही होगा। तो यदि हम 270 से ये 192 घटा दें तो बची हुई 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य आ जाएगा। आप घटा दो, 8 यहां से लेंगे 10, 8 हो जाएगा। 16 से आप 9 घटाओगे, कितना बचेगा, 7, यानी कि और वस्तुएं कितनी रह गई, 18 से 12 घटाओगे 6, 6 वस्तुएं शेष बची थी और 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना आपने निकाल लिया, 78। तो एक वस्तु का जो क्रय मूल्य आएगा, औसत कीमत आएगी, वो कितनी आ जाएगी, 13 रुपए, 13 छिक्के 78। एक वस्तु की जो आपका है कीमत आएगी, शेष वस्तु की वो लागत कीमत कितनी आएगी, 13 रुपए आएगी। प्रश्न नंबर 15 का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, ए 8 दिनों में एक काम को कर सकता है जबकि बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। सी वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि वे तीनों मिलकर वह काम 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला करे तो उस कार्य को है कितने दिन में कर लेता है, वो 8 दिनों में कर लेता है। बी अकेला करे तो उस कार्य को वो 12 दिनों में कर लेता है। और तीनों मिलके करें, ए प्लस बी प्लस सी, तो वह कार्य 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो एक ही कार्य कॉमन कार्य होगा तो वो एलसीएम ले लो। तो इनका जो हो एलसीएम आएगा तीनों नंबरों का 24। तो जो कार्य है वो हमने कितना मान लिया, 24। 24 कार्य है, ये 8 दिन में करता है तो एक दिन में 3 कार्य करेगा। 24 कार्य है, ये 12 दिन में करता है, एक दिन में 2 कार्य करेगा। 24 कार्य है, ये 3 दिन में तीनों मिलके कर लेते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 8 कार्य। ये इनकी क्षमता निकल के आ गई। अब आपको सी बताना है, सी कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सी की पहले आपको क्षमता, एक दिन का कार्य तो पता होना चाहिए। तीनों एक दिन में कितना मिलके कार्य करते हैं, 8। ए 3 कार्य करता है एक दिन में, बी 2 कार्य करता है। ए और बी मिलके एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 5। और 8 से 5 घटाना तो सी का एक दिन का कार्य कितना निकल के आ गया, 3। तो सी 24 कार्य को है कितने समय में खत्म कर देगा, एक दिन में सी है 3 कार्य करता है, 24 कार्य को है 8 दिन में समाप्त कर देगा। सी है वो 24 कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, 8 दिन। प्रश्न नंबर 16 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगले 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यात्रा की औसत गति क्या है। तो औसत गति क्या होती है, कुल औसत गति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुल दूरी बट्टे औसत गति। औसत गति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल दूरी बट्टे कुल समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो हमारे पास दूरी तो है 120 120 240, समय नहीं है तो हम समय निकाल लेंगे। समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4। पहली 120 किलोमीटर की दूरी उसने किस चाल से तय की है, 60 से। तो 60 दूनी कितना हो जाएगा, 120, यानी कि ये 2 घंटे में उसने तय की है। अगली 120 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय की है, 80 से। समय बराबर दूरी बट्टे 4, 40 से ये 2 और 40 से ये 3। 2 से 3 को डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.5 घंटा। तो आप औसत 4 निकाल दोगे, कुल दूरी तो आपके पास है। कुल दूरी है वो कितनी है, 120 120 कितनी हो जाएगी, 240। और समय भी आपने निकाल लिया, 2 और 1.5 कितना हो जाएगा, 3.5। आप दशमलव हटाओगे, 0 बढ़ा दोगे, 5 से है ये 7 बार डिवाइड होगा और 5 से आप डिवाइड करोगे, 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40। 7 से आप डिवाइड करोगे तो 7 छिक्के 42।
6 बचेगा 7 8 56, 4 बचेगा 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49, तो 68.57 किलोमीटर प्रति घंटा। व्यक्ति की जो औसत चाल निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? 68.57 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल के लिए बस एक ही बात आपको दिमाग में रखनी है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल दूरी कितनी चली गई है और कितने समय में चली गई है। तो प्रश्न नंबर है 17 का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, दो कारों की गति का अनुपात है, उनकी स्पीड का जो रेशियो है वो है 10:11। दो कारों की गति का अनुपात 10:11 है। यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर दूरी तय करती है तो दूसरी कार की गति ज्ञात कीजिए। तो पहली कार की स्पीड निकालेंगे। इस चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। 500 किलोमीटर की दूरी उसने 10 घंटे में तय की है। इसका मतलब ये है कि पहली कार की जो चाल होगी वो होगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और रेशियो में कितनी दे रखी है? 10। तो हम कह सकते हैं कि 10 इकाई का वास्तविक मान क्या होगा? 50। तो एक इकाई का मान कितना आ गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी जो कार की चाल है वो कितनी है? 11 इकाई। तो 5 का गुणा 11 में कर देंगे तो 11 पंजे 55 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दूसरी कार की जो चाल होगी वो कितनी होगी? 55 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो प्रश्न नंबर 18 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है। सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन बना दिया जाता है। जब भी आप दो ठोस आकृतियों को या एक ठोस आकृति को पिघला के दूसरी बनाई जाए तो उनके ध्यान रखना कि आयतन समान रहेंगे, हमेशा आयतन बराबर होंगे। तो जब दो आकृतियों ठोस आकृतियों के आयतन बराबर हों, दे रखे हों, तो आप पहले क्या करोगे? उनके फॉर्मूले बराबर रख दो आयतन के। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, तो बेलन की त्रिज्या मैंने r1 मान ली। और गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³, तो गोले की त्रिज्या मैंने r2 मान ली। ये बराबर है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। r1 क्या होगा? 3, यानी कि यहाँ बेलन की त्रिज्या है और बेलन की त्रिज्या 3 है। 3 का वर्ग करोगे कितना होगा? 9, और 4/3 गुणा यहां रखोगे गोले की त्रिज्या 9, क्यू है तो 3 बार गुणा कर देंगे। 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3, 4 तिया 12 और 12 निम्मा 108, यानी बेलन की जो है ऊंचाई होगी वो बेलन की ऊंचाई होगी 108 सेंटीमीटर। तो प्रश्न नंबर है 19 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा।